चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका घर पे वैसे तो ये पीपीटी आपको में उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। जिनको लॉ खुद ही मना करता है, खुद ही डिक्मेंट कर रहे हैं, जो किसी भी कानून के किसी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जीएनजी 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो फ्री कॉन्सेंट वाला टॉपिक है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। आज मेरे गले की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है, गले में ट्रॉन्सल्स हो गए, तो मैं बहुत जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं पास आकर के बोल रहा था। तो थोड़ा सा मतलब मैं धीमे बोलूंगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि साउंड आप तक प्रॉपर आएगी, है ना। तो फ्री कॉन्सेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। यूनिट 3 का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अनलॉफुल एग्रीमेंट एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। पूरी कोशिश रहेगी, अगर गले में जान रही तो मैं आज ये वाली यूनिट को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंसीडरेशन। तो देखिए, व्हेन देयर इज एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसीडरेशन इन एन एग्रीमेंट, इट्स इफेक्ट। तो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट सबका एक ही होगा, एग्रीमेंट इज वॉइड, सबका इफेक्ट एक ही है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, आप ये समझिएगा। मई से पहले जनवरी 2026 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। 8 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन था अनलॉफुल एग्रीमेंट से रिलेटेड और 4 नंबर का क्वेश्चन था पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो अनलॉफुल हैं और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में वो कौन कौन से एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका घर पे वैसे तो ये पीपीटी आपको डीसी ऐप पर मिल गई होगी या मिल जाएगी, ठीक है, मतलब मिली गई होगी या आप खुद से देख लेना, डीसी ऐप पर जाओगे तो 100% वहां पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक। तो वहां पर आप एक कॉपी में आप नोट कर लेना, चाहो तो वीडियो देख करके नोट कर लेना या बुक से नोट कर लेना, कैसे भी उसको अपने हाथ से नोट्स में बना देना। कौन कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो अनलॉफुल हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, और कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ खुद ही मना करता है, खुद ही डिक्लेयर उसने किया हुआ है कि भाई ये सारे एग्रीमेंट अगर आप करोगे तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे, है ना। तो इसका एक चार्ट आपको बनाना होगा और ये जनवरी में आया था, मई में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया और सितंबर में आने के चांसेस हैं, हो सकता है सितंबर में आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसको लॉ में मना किया गया है, यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो किसी भी कानून के किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, जो किसी भी कानून के किसी भी प्रोविजन के साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। इफ इट इज फ्रॉडलेंट, ऑब्वियसली कि अगर फ्रॉडलेंट नेचर का एग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड होगा। आप ऐसा अगर कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें किसी भी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपके एग्रीमेंट से किसी को इंडिविजुअली या किसी की प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। तो ये जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना, इसको माना गया है कि अनलॉफुल है। अब पब्लिक पॉलिसी की अलग कैटेगरी है, यहां तक के तो आपको याद हो गए, 5 है, ठीक है। फिर इसके अंदर पब्लिक पॉलिसी की अलग कैटेगरी है, वो एक बार देखते हैं। अब यहां पर ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, ठीक। तो सबसे पहले रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को ट्रेड, किसी भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस करने से रोकता है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। बिजनेस करना हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम है,
है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें आज़ादी देता है किसी भी ट्रेड को, किसी भी प्रोफेशन को करने की, तो एग्रीमेंट कैसे रोक सकता है? हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन आप देख लेना, ठीक है। तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हुआ। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अगर किसी को मैरिज करने से रोकने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी पूरी तरीके से वॉइड होगा, एक्सेप्ट माइनर्स मैरिज, माइनर की मैरिज को रोका जा सकता है। तीसरा, ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी का मतलब एलियन एनिमी, एलियन एनिमी के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वो भी पूरी तरीके से वॉइड होगा, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि लॉ कहता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस हुआ है तो उसमें बेटा किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नो कॉम्पोजिशन, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, कॉम्पोजिशन नहीं हो सकता। क्रिमिनल केस हुआ है, क्योंकि क्राइम जो होता है ना वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए गलत माना जाता है। सिविल केसेस में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्रिमिनल केसेस में कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं होता है। कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो हम मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस में एफआईआर ना हो, पुलिस की एफआईआर वापस हो जाए, पुलिस के साथ में कोई समझौता कर रहे हैं, जिसके साथ में गलत हुआ है उसके साथ में भी अगर कोई समझौता कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो भी पूरी तरीके से मना है, क्योंकि क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है तो क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन यही है बेटा, ठीक है। अगर क्रिमिनल केसेस में किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, अब जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली वाले को 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपए रख लो लेकिन कोई भी केस मत करना, ये गलत है। ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, और इसी को ही बोलेंगे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी को भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना गया है। मेंटेनेंस चैम्पार्टी होता क्या है, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर कोई किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, जैसे मिस्टर ए को केस फाइल करना है, मिस्टर ए के पास में पैसे नहीं, अब उनका एक फ्रेंड है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है कि भाई चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम केस फाइल करो। तो अगर कोई किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए और उसकी इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करना नहीं है, वो अच्छी इंटेंशन के साथ में उसकी मदद कर रहा है, और अगर उसको बदले में कुछ रीजनेबल रिटर्न मिल रहा है तो वो ठीक है, वो ठीक है, उसको बोला जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अपनी नजर में वैलिड है। चैम्पार्टी का मतलब क्या होता है, कोई किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट तो यहां पर भी कर रहा है लेकिन इस इंटेंशन के साथ में कर रहा है कि हम उसमें शेयरिंग करेंगे, यानी कि अगर आपको 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिला, 5 लाख आप रख लेना, 5 लाख हम रख लेंगे, ये होता है चैम्पार्टी। चैम्पार्टी पूरी तरीके से वॉइड है। भाई किसी को अगर कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो उसको इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उसको नुकसान हुआ, उसको लॉस हुआ। अब अगर उसके लॉस को कोई दूसरा आदमी ले जाएगा तो कोर्ट का डिसीजन तो बेकार हो गया। कोर्ट की इंटेंशन थी कि उसके नुकसान की भरपाई हो, वो पैसा कहीं दूसरी जगह दे रहा है, तो ये पूरी तरीके से वॉइड है। आप रीजनेबल अमाउंट दे सकते हो कि भाई चलो आपने 1 लाख रुपए दे करके मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट किया, अब वही पैसे की अगर मान लीजिए आपने एफडी करवाई होती तो बैंक आपको 8-9% इंटरेस्ट देती, ठीक है वो आप मेरे से ले जाओ, इतना ठीक है, ये मेंटेनेंस है, ये वैलिड है। लेकिन अगर आप शेयरिंग कर रहे हो कॉम्पनसेशन की, उसको प्रॉफिट की तरह से शेयर कर रहे हो, तो फिर वहां पर वो वॉइड होगा। तो चैम्पार्टी कभी भी वैलिड नहीं होती है जबकि मेंटेनेंस वैलिड होता है, ठीक है। रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी की लिबर्टीज, किसी की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। इंटरफेयरिंग विद अ कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को पैसा खिलाना, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है ना उसमें अगर कोई भी इंटरफियर कर रहा है, जज को हम पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी का जो वकील है उसको पैसे की देने की कोशिश कर रहे हैं, विटनेस है जो गवाह है उसको पैसे की देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ में ताकि कुछ गलत हो, कुछ गलत डिसीजन आए,
तो फिर वहां पर पूरी तरीके से वो एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आएगा। क्रिएटिंग मोनोपोली, मोनोपोली को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। इंडिया में हमेशा कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए एक अलग से कानून भी है, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो मोनोपोली इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना जाएगा। अगर पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण जिसको मिलता है ना उसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें टाइटल्स को और पब्लिक ऑफिसेस को, आपके पास में कोई गवर्नमेंट पोजीशन है, अब आप उस पोजीशन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर थोड़ी ना कर सकते हो, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक ऑफिसेस और टाइटल्स को खरीदने और बेचने के लिए हो रहा है तो वो एग्रीमेंट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट्स, पेरेंटल राइट्स हो या मैरिज से रिलेटेड राइट्स हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पेरेंट्स को अपनी ड्यूटीज या मैरिज में हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे के लिए जो ड्यूटीज होती हैं उसको करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे शादी किसी की करवाई, ठीक है, तो शादी अब करवा रहे हैं तो उसमें जो भी गिफ्ट्स वगैरह है उसका 10% कमीशन मेरे को चाहिए। ये जो मैरिज ब्रोकरेज होते हैं ना, तो मैरिज ब्रोकरेज वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होंगे। और रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को कोर्ट में केस फाइल करने से रोकता है वो एग्रीमेंट भी पूरी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। तो ये सारे के सारे 12 तरीके के एग्रीमेंट हैं। 5 एग्रीमेंट हैं जो अनलॉफुल होते हैं और पब्लिक पॉलिसी उसी में ही आता है, और पब्लिक पॉलिसी के टोटल मिलाकर के 12 एग्रीमेंट हैं जिनको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में माना गया है। इसका भी इफेक्ट होगा कि ये वॉइड एबेनिशन, डन है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई अगर इस तरीके के एग्रीमेंट करोगे तो फिर वो पूरी तरीके से वॉइड होंगे, या कुछ को इलीगल भी किया गया है। तो लॉ डिक्लेयर्स फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, तो ये पूरी तरीके से वॉइड होगा। माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाइलेटरल मिस्टेक कल मैंने आपको बताया था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी मैंने आपको अभी बताया पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, ये भी एसेंशियल एलिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग सर्टेन नहीं, हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी पूरी तरीके से वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। एग्रीमेंट्स कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक सेक्शन 36 है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, कि उसमें बताया गया कि अगर इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर होता है तो पूरी तरीके से वॉइड होता है, ये भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। अगर एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस हो रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो रहे हैं, लीगल चीजों को करने के लिए भी और इलीगल चीजों को करने के लिए भी, ठीक है, तो लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा। अगर विच कैन बी सेपरेटेड, तो लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा और इलीगल वाला पार्ट वॉइड होगा। एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सॉरी, ये रिपीट हो गया, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज होगा यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। और एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटिंग करना, शर्त लगाना। जहां पर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहे हो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वेजरिंग एग्रीमेंट में। एक बेसिक सा डिफरेंस समझना, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, जबकि वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। जब दो लोग शर्त लगाते हैं तो क्या कहते हैं? अगर इंडिया जीती तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, अगर इंडिया हारी तो तुम मुझे 10,000 दोगे। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गए ना, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करें, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस। तो यहां पर एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर का मतलब क्या हुआ?
कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हो रहे हैं, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट को इंडिया में वॉइड डिक्लेयर किया गया है। केवल 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर उसको इलीगल माना जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। वहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल माना जाता है, बाकी पूरे इंडिया में इसको वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इसमें मॉड्यूल में एक बार आप देखना कि कुछ वहां पर लिखे हुए हैं कि कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको वेजरिंग नहीं माना जाएगा, जो देखने में तो लगते हैं कि वेजरिंग है लेकिन वो होते वैलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की इंटेंशन से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो वो भी देखने में लगता है कि यार ये भी तो एक सट्टेबाजी है, ये भी तो स्पेकुलेशन है, लेकिन ये वैलिड है। तो मॉड्यूल में एक बार देखना, वहां पर दिया हुआ है कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो वेजरिंग की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आते, तो उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, बेटिंग करना, शर्त लगाना या सट्टा लगाना, ठीक है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होंगे। अब कंसिक्वेंसेस क्या होगा भाई, अगर जितने भी एग्रीमेंट हैं जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड इलीगल बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड एब इनिशियो। और अगर इलीगल है तो उसमें फिर पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हर एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो। जिसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है वहां पर केवल और केवल एग्रीमेंट वॉइड होगा, जहां पर इलीगल डिक्लेयर किया गया है वहां पर वॉइड तो होगा ही होगा, साथ में पनिशमेंट के भी प्रोविजन हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद में बेटा इससे रिलेटेड जो यूनिट 2 और यूनिट 3 इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 3 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्न पर यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल से भी एक बार गो थ्रू कर लेना, मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप लगाना, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, वो डाउट अगली क्लास में आपका क्लियर। चलो आज छोटी सी क्लास ली है मैंने क्योंकि दर्द ज़्यादा था, मुझे लग रहा था कि आज इसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और फिर एक ठीक ठाक क्लास लेंगे, एक अच्छी क्लास लेंगे, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी गला सही हो जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।